हेलो डियर फ्रेंड्स, घटनासार करंट वार्स की 2021-22 में आज हम पार्ट 10 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल पिछले सेशन में हमने करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना प्रारंभ किया था। आज उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है शिक्षक पर्व 2021। इस पर्व का उद्घाटन 7 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या है? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ठीक है, किसके द्वारा शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब से कब तक? 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 5 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें से पहली योजना है भारतीय सांकेतिक भाषा कोर्स टॉकिंग बुक्स, दूसरी है सीबीएसई का स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, तीसरी है शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम निष्ठा 3.0 और आपका विद्यांजलि पोर्टल। तो याद रखेंगे, इन योजनाओं का भी शुभारंभ 7 सितंबर 2021 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला हमारा टॉपिक है प्रण पोर्टल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको टिक करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन यानी रेगुलेशन के लिए 7 सितंबर 2021 को प्रण नामक पोर्टल लॉन्च किया। प्रण का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म नोट करेंगे, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशंस इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ये इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत आने वाले शहरों को कवर किया जाएगा। तो कुल कितने शहरों को कवर किया जाएगा? अभी हमने पढ़ा 132 शहरों को। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आनंद विहार में स्थापित भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर को भी देश को समर्पित किया। कार्यात्मक अर्थात फंक्शन करने वाला। ठीक है, तो स्मॉग टावर को कहाँ पर समर्पित किया गया? तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के आनंद विहार में। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन 7 सितंबर 2021 को किया गया। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। तो केवल आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहां पर लगाया गया है? चंडीगढ़ में लगाया गया है। ठीक है, यह देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है, जो लगभग 50 मीटर के दायरे में फैला है और 24 मीटर ऊंचा है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखेंगे कि इसे चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे ताकि आज हम कंप्लीट कर लें। आईआईटी हैदराबाद में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन, जैव ईंट यानी बायोब्रिक, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में सितंबर 2021 में किया गया। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना हुआ है। पहले क्या किया गया? कृषि कचरे से बनाया गया आपके बायोब्रिक्स। उसके बाद धातु से एक ढांचा तैयार किया गया और उस ढांचे में इन बायोब्रिक्स को सेट किया गया, इनको लगाया गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक भवन बनाया गया। 1 कमरे का ये भवन है और इसकी छत गर्म ना हो इसके लिए पीवीसी की सीट भी लगाई गई है। ठीक है, बायोब्रिक्स तो लगाए गए हैं, साथ में पीवीसी की सीट भी लगाई गई है, याद रखेंगे। तो इसे कहाँ पर शुरू किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में इसे स्थापित किया गया है और आईआईटी हैदराबाद ने ही इसे बनाया है और इसी के परिसर में बनाया गया है। तो याद रखेंगे, भारत का पहला जैव ईंट आधारित क्या है? आपका भवन है। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए बिल्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बिल्ड का फुल फॉर्म क्या है? बोल्ड यूनिट आइडिया लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका बिल्ड प्रोजेक्ट है। इसी के अंतर्गत भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन को बनाया गया है आईआईटी हैदराबाद में। अब बात करेंगे भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व के बारे में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक बता दें आपको, विकल्प में आपको तेलंगाना तमिलनाडु दोनों मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तमिलनाडु इसका आंसर है। ठीक है,
तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा 3 सितंबर 2021 को की है। डुगोंग को खास तौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। गाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समुद्र में लगी घास को खाती है, पूर्णतया शाकाहारी होती है। ठीक है, ये शाकाहारी स्तनपायी है। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु में इसका संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। बात करें डुगोंग की, तो ये IUCN की रेड लिस्ट में ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रस्तावित अभ्यारण्य आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी के उत्तर में फैला होगा। बस इतना ही याद रखेंगे। हालांकि ये सब भी नहीं पूछा जाएगा, केवल पूछा जाएगा कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु में। अब बात करते हैं आयुष मंत्रालय के आयुष आपके द्वार अभियान के बारे में। आयुष मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 45 से अधिक स्थानों पर 3 सितंबर 2021 को आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 1 वर्ष में 75 लाख घरों में औषधि पौधों का वितरण करना है। तो याद रखेंगे, ये किसके हिस्से के रूप में है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में। और अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो वहाँ पे 75 संख्या का उल्लेख जरूर होगा, तभी यहाँ पर 75 लाख औषधि पौधे। औषधि पौधे में कौन कौन से होंगे? जैसे आपका अशोक हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, तेजपत्ता हो गया, तुलसी हो गई। इस तरह के पौधों का वितरण किया जाएगा। और कुल मिलाकर कितने घरों में वितरण होगा? 75 लाख घरों में। ठीक है, इसको किसने शुरू किया? ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है आयुष आपके द्वार, ये इसको शुरू किया गया है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कहाँ से? तो नोट करेंगे, मुंबई से इसे शुरू किया गया। ये लिखा हुआ है, सही से स्कैन नहीं हुआ है, आधा कट गया है। मुंबई से इसको शुरू किया गया है। तो ये मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान को शुरू किया है। मुंबई से इसे शुरू किया गया है। किसने इसका उद्घाटन किया? तो किसने उद्घाटन किया है? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इसके साथ याद रखेंगे 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, इस अभियान के तहत 1 वर्ष में 75,000 हेक्टेयर में औषधि पौधों की खेती का प्रस्ताव भी है। तो याद रहेगा, महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट इसलिए कर दिया ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। अब बात करेंगे किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। हालांकि प्री के लिहाज से जितने भी संशोधन अधिनियम होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा फास्ट इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 अगस्त 2021 को किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण संशोधन 2021 को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? कौन से एक्ट में, अधिनियम में आपका संशोधन किया गया है? तो ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया है। किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम 2015 में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? जो पहले 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को माना जाता था वयस्क, लेकिन अब 16 वर्ष इसकी आयु को कम करके कर दिया गया है। यानी 16 से के ऊपर के जो बच्चे होंगे उनको वयस्क मानकर जो भी आपराधिक उनके काम होंगे उसके लिए उनको वयस्क मानकर उन पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। तो बस इसका क्रक्स मेनली यही है, आपको यही याद रखना है। ठीक है, इसके साथ एक बात और है कि बच्चों के लिए जो है उनके लिए आश्रय गृह अलग बनाए जाएंगे, और उसके लिए अगर आश्रय गृह भेजा जा रहा है तो उसके पहले उनका पंजीकरण होगा, उनकी सारी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप याद रखेंगे कि जो पहले वयस्क मानने की आयु थी वो 18 वर्ष थी, लेकिन अब किशोर न्याय देखभाल बाल संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा 18 वर्ष से घटाकर इसे 16 वर्ष कर दिया गया है। कौन से अधिनियम में? किस वर्ष के? 2015 के अधिनियम में इसमें संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है आपका दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित। राज्यसभा ने दिवाला और दिवालियापन संशोधन विधेयक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल 2021 को 3 अगस्त 2021 को पारित किया, जबकि लोकसभा ने इसे 28 जुलाई 2021 को पारित कर दिया है। ठीक है, और 4 अप्रैल 2021 को इसे प्रख्यापित किया गया था, यानी रखा गया था सदन में। और ये किस में संशोधन करेगा? बस यही याद रखेंगे, यह संशोधन करेगा दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2016 में ये संशोधन करेगा। ठीक है, इसी के संशोधन के लिए इसे लाया गया है।
यह संशोधन विधेयक एमएसएमई के लिए एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान करेगा, जिसे प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, साथ में याद रखेंगे कि किस अधिनियम में संशोधन करेगा। तो वर्ष 2016 के दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में ये संशोधन करेगा। आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो मैंने फिर से आपसे बताया कि अधिनियम वगैरह जिनमें संशोधन हुए हैं वो परीक्षा के लिहाज से, पीटी के लिहाज से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं। भारत बना प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लास्टिक प्लेटफॉर्म पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा 3 सितंबर 2021 को इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो लॉन्च किसने किया है ये आप याद रखेंगे, ब्रिटिश उच्चायुक्त ने इसको लॉन्च किया है, नाम है अलेक्जेंडर एलिस। ठीक है, कौन सी समिट थी? 16वीं सस्टेनेबिलिटी समिट थी, जिसका आयोजन भारतीय उद्योग परिषद के द्वारा किया गया और लॉन्च कौन सा किया गया? इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया और इसी के लॉन्च होते ही भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने प्लास्टिक समझौता शुरू किया है। ठीक है, यह समझौता 2030 तक व्यावसायिकों को प्लास्टिक के लिए एक परिपथ अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, इस पहल को यूके रिसर्च एंड इनोवेशन और WRP यूके में स्थित एक वैश्विक NGO द्वारा समर्थन प्राप्त है। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा यह समर्थित है। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए CATS मान्यता। इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। CATS मान्यता क्या होती है? अलग अलग कई विभिन्न जो मानदंड होते हैं उनका एक सेट होता है। ठीक है, जो बाघ से जुड़े स्थल हैं, ठीक है, उनको जांचने का अवसर देता है। कैसे बाघ संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, कैसे जो बाघ स्थल है उनका प्रबंधन किया जाए, इन्हीं पर आधारित होता है CATS मान्यता। ठीक है, तो 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। इसी अवसर पर भारत के 14 टाइगर रिजर्व्स को ग्लोबल कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे CATS मान्यता प्रदान की गई है। कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS को टाइगर रेंज देशों को वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। टाइगर रेंज कौन से देश है जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं? जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया। भारत के ज़्यादातर पड़ोसी देश आते हैं। ठीक है, और दक्षिण एशियाई देश आते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये लिस्ट दे रखी है टाइगर रेंज देशों की। क्लियर हो गया। CATS विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघों से जुड़े स्थलों को जांचने का अवसर प्रदान करता है। ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। अब बात करेंगे कौन कौन से वे टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें CATS मान्यता दी गई है। तो ये हैं असम में मानस, काजीरंगा, ओरांग को, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व को, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को। ये प्रश्न खूब आता है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें मध्य प्रदेश टिक करते हैं, पता नहीं क्यों। उत्तर महाराष्ट्र है। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व और केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु का मदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। याद रखना है, उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व को भी CATS मान्यता दी गई है। आगे बात करेंगे GI प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात। हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। तो बस आप इतना ही याद रखेंगे। भालिया गेहूं को जिसे हाल ही में GI टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। वर्ष 2011 में इसे GI टैग मिला था और हाल ही में इसी गेहूं की खेप गई है केन्या और श्रीलंका। कहाँ कहाँ गई है? केन्या और श्रीलंका। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की सौगात दी और आप जानते हैं इसे पिछले वर्ष ही लॉन्च किया गया था। 29 जुलाई को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस।
और इसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी 2020 में। कौन कौन सी योजनाएं की घोषणा की? तो पहला हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट योजना है वो है आपकी ये विद्या प्रवेश प्रोग्राम। हर गांव में एक प्ले स्कूल बनाया जाएगा, जैसे आपने शहरों में स्कूल देखे, ताकि बच्चों की अर्ली लर्निंग कराई जा सके। छोटे छोटे बच्चे उठना बैठना खाना खेलना सीखे, इसके लिए शहरों में प्ले ग्रुप्स होते हैं। तो इसी प्रकार के प्ले स्कूल बनाए जाएंगे गाँव में, और इस योजना का नाम रखा गया है विद्या प्रवेश। रट लीजिए, ये आपको परीक्षा में हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पीसीएस में है, उसके आगे पीछे जो एग्जाम्स है उसमें भी आ सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, प्ले स्कूल की अवधारणा को गांव-गांव में पहुंचाना है। दूसरी योजना है योग्यता आधारित मूल्यांकन। सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5, 8 को योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रणाली शुरू की जाएगी। फिर आपका है नेक्स्ट निष्ठा 2.0, सबसे इम्पॉर्टेंट विद्या प्रवेश ही था जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। निष्ठा 2.0 के अंतर्गत शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ में इसमें शिक्षकों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो निष्ठा 2.0 ये शिक्षकों से संबंधित है, स्टूडेंट से संबंधित नहीं है, ये आप याद रखेंगे। सांकेतिक भाषा को विषयों का दर्जा, ये भी महत्वपूर्ण है। अब क्या किया जाएगा, सांकेतिक भाषा जो होती है, जो कि ज़्यादातर मूक बधिर बच्चे यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो देश में जो 3 लाख से अधिक बच्चे हैं जिन्हें सांकेतिक भाषा की आवश्यकता होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, उनकी कठिनाइयाँ दूर होंगी। बात करेंगे 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग। ये पूछा सकता है कि कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं। तो भाई साहब आप नोट कर लीजिए, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, इनमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। कौन कौन सी, याद करिए मेरे साथ, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला। इसको कनेक्ट करने का प्रयास करिए, मैपिंग के थ्रू करेंगे आप तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वेबसाइट लॉन्च की गई जिसे छात्र एआई आधारित विषय पर पढ़ाई के बारे में जान सकेंगे। आगे बात करेंगे राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, ये है आपका रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो है ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, यह रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी आपके काम का कुछ भी इसमें नहीं लिखा है। तो कौन कौन से और टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के अलावा? तो अभी हमने पढ़ा, पहला है रणथंभौर, फिर है सरिस्का और फिर है आपका मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है तो आप टिक कर लेंगे ना, ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, और चौथा वाला बन गया हमारा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 35% बाघ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से बाहर। तो इसको आप लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न खूब आयोग पूछता है। वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP ने 8 जुलाई 2021 को जारी अ फ्यूचर फॉर ऑल अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस के अनुसार वर्तमान में भारत के 35% बाघ क्षेत्र क्या है, संरक्षित क्षेत्र के बाहर है। यानी जहाँ पे बाघ रहते हैं ऐसा क्षेत्र 35% है जो कि अभी सरकारी संरक्षण में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? बात किस क्षेत्र की बात की जा रही है? टाइगर रेंज क्षेत्र की बात की जा रही है। इसके साथ आप नोट करेंगे, भारत के बाघों के अलावा 40% अफ्रीकी शेर क्षेत्र और 70% अफ्रीकी और एशियाई हाथी क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे 35% बाघ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से बाहर है और क्या बाहर है, 70% अफ्रीकी और एशियाई हाथी क्षेत्र भी संरक्षण से बाहर है। ये किसके द्वारा बताया गया है? आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा बताया गया है एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम है अ फ्यूचर फॉर ऑल अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। क्लियर हो गया? आगे बात करें, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद में पारित। फसलों का उचित प्रबंधन, उचित मैनेजमेंट हो, उनको मार्केट उपलब्ध हो। ठीक है, कृषि के विकास के उद्देश्य से 2019 में लाया गया राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। अब ये कब कहाँ पारित किया गया, कब लोकसभा में कब राज्यसभा में, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत जो 2 संस्थान हैं कृषि से संबंधित
उनको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाना है, इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया गया है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। अब कौन कौन से वो संस्थान हैं, तो पहला है आपका हरियाणा का कुंडली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये वाला, ठीक है। और दूसरा है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अगर ये विधेयक पारित हो गया तो ये जो है ये दोनों संस्थान क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित हो जाएंगे। तो नाम याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आ जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, तो आप आराम से बता देंगे कि हरियाणा के कुंडली में स्थित है। इसी प्रकार से प्रश्न बन जाएगा कि ये बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये स्थित है तमिलनाडु के तंजावुर में। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन, इसको आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश में होम्योपैथी शिक्षा के विनियमन और इस क्षेत्र में नियामक सुधारों के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल के स्थान पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया है। जो काउंसिल है इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। किस काउंसिल की स्थापना, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल की स्थापना। अब इस काउंसिल के स्थान पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग आ गया है, ठीक है। इसका गठन जुलाई 2021 में किया गया है और इसके पहले चेयरमैन कौन बने हैं, डॉक्टर अनिल खुराना। याद रहेगा काउंसिल कब स्थापित की गई थी, 1973 में इसका गठन किया गया था। आगे बात करते हैं नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। हालांकि बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहें तो किस अधिनियम में संशोधन लाने के लिए लाया गया है, तो नोट करेंगे नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो नारियल विकास बोर्ड होता है आपका, ठीक है, उस बोर्ड में सदस्य संख्या पहले 4 होती थी, अब 4 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। साथ में नारियल विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक भी बना दिया गया है। इतना आप याद रखेंगे, याद रख पाएँ तो। हालांकि इससे पीटी में सवाल नहीं बनेगा, इसकी गारंटी है। नेशनल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन किया गया है 2021 के अधिनियम के द्वारा, और मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई है, 4 से 6 किया गया है। ये पढ़ते हैं जो काम का है, इसको पहले आप टिक कर लें, इंपॉर्टेंट। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल। यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा कालीन धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया है। विश्व विरासत समिति के 44वें सत्र में की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो बैठक कहाँ पर हुई थी, चाइना में हुई थी, याद रखेंगे। कौन सी बैठक थी, 44वीं बैठक थी विश्व विरासत समिति की, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। वर्चुअल तरीके से संपन्न इस बैठक में भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है और विश्व भर से कुल मिलाकर 34 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। तेलंगाना के 800 वर्ष पुराने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको याद ही ऐसे करिए, तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि रामप्पा मंदिर इसका नाम है कि नहीं। 13वीं शताब्दी के काकतीय वंश के शासन के दौरान निर्मित तथा भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का मुख्य रूप से राम लिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है, ठीक है। इसे 1213 ईस्वी में इसका निर्माण काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति किसके द्वारा किया गया था, रेचा रला रुद्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। काकतीय वंश के राजा का ये सेनापति था। राजा कौन थे उस समय, गणपति देव, ठीक है। कब इसका निर्माण किया गया, 1213 ईस्वी में। कहाँ पर, तेलंगाना में। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत का 39वां विश्व धरोहर के साथ ही हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक धौलावीरा को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। धौलावीरा कच्छ रण में स्थित एक विशाल मैदानों से घिरा है। इसमें प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष स्थित हैं। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। तो 39वां हमारा काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर है, 40वां हमारा कौन सा है, गुजरात का धौलावीरा, याद रहेगा, ठीक है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला तेलंगाना का पहला स्थल है, जबकि जो धौलावीरा शामिल हुआ है गुजरात का,
ये गुजरात का चौथा स्थल है। इसके पहले भी 3 स्थल गुजरात के शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो चंपानेर, ठीक है, दूसरा रानी की वाव और अहमदाबाद शहर। याद रहेगा, चंपानेर, रानी की वाव जो कि पाटन गुजरात में स्थित है, और अहमदाबाद शहर, ये पहले से गुजरात के किस में शामिल हो चुके हैं? विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हो चुके हैं। क्लियर हो गया। इसके साथ आप जानते हैं ये जो सूची जारी की जाती है 3 श्रेणियों में विभक्त होती है, आपकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक और मिश्रित में, ठीक है। तो भारत के इसमें कौन कौन से शामिल हैं? भारत की इस विश्व विरासत सूची में भारत के अब जो स्थल है, हमने अभी पढ़ा 40 स्थल शामिल हो गए हैं। 40वां वाला हमारा धौलावीरा है। इसमें 32 जो स्थल हैं वो कि कल्चरल प्रॉपर्टीज़ के हैं, सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है, और 1 जो है हमारा वो मिश्रित श्रेणी का है। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं कि ये जो विश्व विरासत स्थल की सूची यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है, किस देश के सर्वाधिक स्थल इस सूची में शामिल किए गए हैं? तो सर्वाधिक इटली के शामिल किए गए हैं, दूसरा स्थान चाइना का है, ठीक है। आगे बात करेंगे 4 नए भारतीय स्थलों को रामसर साइट का दर्जा। 13 अगस्त 2021 को 4 और भारतीय स्थल, जिनमें 2 हरियाणा 2 गुजरात के हैं, को रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, कन्वेंशन है, ठीक है, अभिसमय। 4 स्थल में कौन है? तो 2 हमने बताया हरियाणा के हैं, 2 आपके गुजरात के हैं। तो ये याद रखेंगे हरियाणा के कौन कौन से हैं? पहला है भिंडावास, दूसरा है सुल्तानपुर। गुजरात के 2 हैं थोल और बाधवान। हालांकि इतना ही याद रखेंगे तो सफिशिएंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप जानना चाहें कि भिंडावास कहाँ पड़ता है हरियाणा में, तो ये पड़ता है आपका भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। ये मानव निर्मित ताजे जल की आर्द्रभूमि यहाँ पर पाई जाती है, जिसका नाम है भिंडावास, और इसे ही रामसर साइट में शामिल किया गया है। फिर है आपका नेक्स्ट जो हमने अभी बात की, सुल्तानपुर, ये भी हरियाणा में स्थित है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। फिर है आपका गुजरात का थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, और नेक्स्ट है आपका गुजरात का वाधवान आर्द्रभूमि, ठीक है। पक्षी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये महत्वपूर्ण है, इसे आर्द्रभूमि के रूप में, रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है, तो आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2021, इसको लगाएंगे इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 11 सितंबर 2021 को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर संबंधी एक रिपोर्ट जारी की गई। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा विभिन्न मानकों के सूचकांक बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने, ठीक है। इस सूचकांक में 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से? वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली, आय सुरक्षा के द्वारा जीवन के स्तर। और इन्हीं 4 ये जो स्तंभ है, जो मानक है, इन्हीं के आधार पर विभिन्न राज्यों को रैंकिंग दी गई है। और इस रैंकिंग में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका रहा? तो पहली बात हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जहाँ पर 50 लाख से अधिक बुजुर्गों की आबादी है, उन राज्यों को अलग कैटेगराइज किया गया, यानी उन्हें अलग रैंकिंग दी गई है। और 50 लाख से कम जहाँ पर बुजुर्गों की आबादी है, उसे अलग कैटेगराइज किया गया। तो यानी अधिक आबादी और कम आबादी में कैटेगराइज किया गया है। तो ओवरऑल में किसने टॉप किया है? राजस्थान ने ही टॉप किया है, और ये 50 लाख से अधिक बुजुर्गों की आबादी वाले जनसंख्या वाले राज्यों में भी इसने टॉप किया है। ये है राजस्थान पहले नंबर पर, फिर है आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश को 7वें पायदान पर रखा गया है। कौन से पायदान पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश को रखा गया है 7वें पायदान पर। किस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, ठीक है, कि बुजुर्गों की जीवन की गुणवत्ता कैसी है। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में देश भर में 7वें पायदान पर आता है। पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, याद रहेगा, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम देखें जहाँ की आबादी 50 लाख से अधिक है, अभी हम वो वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें किसने टॉप किया है? मिजोरम ने टॉप किया है। पहला स्थान मिजोरम को मिला है, दूसरा स्थान मेघालय को मिला है। अब बात करेंगे 50 लाख से कम जहाँ पर बुजुर्गों की आबादी, तो इसमें टॉप किया हिमाचल प्रदेश ने, दूसरा स्थान उत्तराखंड को मिला है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में किसे मिला है? चंडीगढ़ को यहाँ पर स्थान मिला है। तो याद रहेगा आपको, महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो किसने टॉप किया है यही पूछा जाएगा, अंतिम स्थान नहीं पूछा जाएगा। बस आप याद रखेंगे कि 50 लाख से अधिक आबादी में बड़े राज्यों में टॉप किया है राजस्थान ने, छोटे पूर्वोत्तर के राज्यों में टॉप किया है मिजोरम ने, और छोटे राज्यों जो कि 50 लाख से कम वरिष्ठ नागरिक जहाँ पर हैं
उसमें टॉप किया है आपके हिमाचल प्रदेश ने, और केंद्र शासित प्रदेशों ने जिसमें जिनकी आबादी 50 लाख से कम है उसमें टॉप किया चंडीगढ़ ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रैंक 50 लाख से अधिक आबादी वाले यानी बड़े राज्यों की श्रेणी में आती है, जहाँ पर बुजुर्गों की संख्या अधिक है, उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक 7वीं है। क्लियर हो गया। अंतिम स्थान देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 50 लाख से अधिक में अंतिम स्थान मिला है तेलंगाना को। ठीक है, और 50 लाख से अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में अंतिम स्थान मिला है अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद 50 लाख से कम आबादी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो अंतिम स्थान मिला है वह मिला है गुजरात को। ठीक है, जबकि पहला स्थान किसे मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला स्थान किसे मिला है? हमने अभी पढ़ा, चंडीगढ़ को मिला है। अंतिम स्थान मिला है जम्मू कश्मीर व लद्दाख को। क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड। आगे पढ़ेंगे हम लोग। उत्तराखंड भूकंप मोबाइल ऐप जारी करने वाला पहला राज्य। तो बस हालांकि जो ये ऊपर लाइन लिखी है इतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आप जानते हैं एक ही कार्यकाल में ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी पहली जो है भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च की है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इस ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है, जो कि वास्तविक समय में भूकंप सूचना प्रणाली है। ठीक है, इस ऐप को केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि अपनी तरह का भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट बात करेंगे देश की पहली SNP आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म जिसे बोलते हैं SNP आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ किया। किसके लिए इसका शुभारंभ किया गया? ताकि जो देशी नस्लें हैं पशुओं की उनका संरक्षण किया जाए। नाम क्या है चिप का? इंडिगो। गौ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसने इसका शुभारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इस चिप का विकास किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने। अब ये भी GS में आपका प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसी ने इंडिगो नामक चिप का हाल ही में क्या किया है? विकास किया है। इंडिगो पूर्ण रूप से स्वदेशी और दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है। इसमें 11,496 मार्कर हैं, जो कि अमेरिका ब्रिटेन की नस्लों के लिए रखे गए 777 यानी 777 के एलुमिना चिप की तुलना में बहुत अधिक है। तो अमेरिका और ब्रिटेन में जो चिप चलती है उसका नाम है एलुमिना। हमारी चिप का नाम क्या है? इंडिगो है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है। क्लियर हो गया? याद रहेगा ना? आगे बात करते हैं। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 बहुत पुराना है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक बार क्विक इसको पढ़ेंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें शहर वर्ग में संयुक्त रूप से दो ने टॉप किया है, इंदौर ने और गुजरात के सूरत ने। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ के ये संयुक्त विजेता हैं। इस पहली बार राज्यों को शामिल किया गया। ठीक है, और राज्यों को रैंकिंग दी गई, जिसमें पहले नंबर पर आया उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आया मध्य प्रदेश, तीसरे पर आया तमिलनाडु। मंत्रालय द्वारा कोविड इनोवेशन श्रेणी में महामारी के विरुद्ध बेहतर और नए तरीके काम करने वाले शहरों को भी सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में महाराष्ट्र के कल्याण और डोंबिवली, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो कोविड इनोवेशन श्रेणी में विजेता कौन रहा? वाराणसी रहा। महाराष्ट्र का कल्याण और डोंबिवली भी विजेता रहा है। संयुक्त विजेता है वाराणसी और कल्याण। सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा। इसको आप टिक करेंगे। इंदौर को एक अन्य अवार्ड दिया गया है, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड से भी इंदौर को सम्मानित किया गया है। जबकि ये क्या है? ये संयुक्त विजेता तो है ही किसका? स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड का। शहरों की रैंकिंग में इंदौर के साथ सूरत ने भी टॉप किया है, अभी हमने पढ़ा। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद ने अपनी बाजी हासिल की, और इसमें दूसरा स्थान मिला है हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी को, तीसरा स्थान मिला है रांची को। मंत्रालय द्वारा 4 स्टार रेटिंग वाले 9 शहर इस प्रकार हैं। तो कितने शहरों को 4 स्टार रेटिंग दी गई? तो आपका उत्तर होगा 9 शहरों को दी गई। ठीक है, इसमें एक भी शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश का, इसलिए नाम याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवड़ और वडोदरा आदि इसमें शामिल हैं। प्रतियोगिता में कुल 20 से 11 मध्य प्रदेश को मिले हैं। ठीक है, प्रतियोगिता में जो कुल अवार्ड है उसमें से 20 में से 11 पुरस्कार तो अकेले मध्य प्रदेश ले गया। तो याद रखेंगे इसके अलग अलग जो जिले हैं, शहर हैं, उनको इसमें सम्मानित किया गया, इसीलिए मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। याद रहेगा। कुछ अन्य पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे अर्बन मोबिलिटी में औरंगाबाद शीर्ष पर है, संस्कृति के मामले में इंदौर शीर्ष पर है, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंदौर और किसके लिए मिला है, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड के लिए भी मिला है और इसने ओवरऑल में भी टॉप किया है। याद रहेगा। साफ सफाई में तिरुपति को मिला है, गवर्नेंस में वडोदरा को मिला है, शहरी पर्यावरण में भोपाल को मिला है, अर्थव्यवस्था में फिर से इंदौर को मिला है और जल की व्यवस्था में देहरादून को शीर्ष स्थान मिला है। तो आप देख रहे हैं इंदौर को ही अकेले कई श्रेणियों में अवार्ड मिले हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को अधिक श्रेणियों में 20 में से 11 पुरस्कार मिल गए हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019 के बारे में। थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डेटा है। फिलहाल बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 10 जून 2021 को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट जारी की गई। इंग्लिश में से बोलते हैं एश रिपोर्ट। ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप याद रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार विगत 5 वर्षों में, विगत 5 वर्ष यानी कब से कंपेयर किया जा रहा है, 2015-16 से कंपेयर किया जा रहा है और 2019-20 में तो ये रिपोर्ट आई ही है। ठीक है, तो इसमें पिछले 5 वर्षों में छात्रों के नामांकन दर में, इनरोलमेंट रेट में 11.4% की वृद्धि है, इंक्रीमेंट है। और इस दौरान उच्च शिक्षा में जो महिला नामांकन है, जो विमेन एनरोलमेंट है, उसमें कितनी वृद्धि है, तो आप बोलेंगे 18.2%। तो मुख्य रूप से आप विमेन वाला याद रखेंगे, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय शिक्षा सर्वे के अनुसार देश में सकल प्रवेश दर, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वह 27.1% दर्ज किया गया है। लड़कों का कितना है, 26.9 है, जबकि लड़कियों का कितना है, 27.3% है। अनुसूचित जाति में GER में 5 सालों में 3.5 अंक की वृद्धि की गई है। किसमें, अनुसूचित जाति में। ठीक है, अब यह बढ़कर कितना हो गया है, 23.4%। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो इसमें भी 3.8 अंक की बढ़ोतरी हुई है, बढ़कर हो गया है 18%। रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 993 विश्वविद्यालय बढ़े हैं। 2019-20 में 1043 विश्वविद्यालय दर्ज किए गए। कॉलेज की संख्या कितनी है, 39,931 हो गई है। तो आप इसको याद रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक 2018-19 में 1 था, 19-20 में यह बढ़कर कितना हो गया, 1.01 हो गया। हालांकि अधिकांश भारतीय संस्थाओं में महिला नामांकन अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है। एस 2019-20 उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण की जो श्रृंखला है, उसमें यह 10वां संस्करण है। इसे प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार के भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 की पहल की शुरुआत। इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाएंगे। O2 मतलब ऑक्सीजन डिमांड से रिलेटेड है ये। भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 पहल की शुरुआत 17 जून 2021 को की। इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, एक नेशनल कंसोर्टियम बनाया जाएगा ऑक्सीजन का। इसके साथ कई और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। कंसंट्रेटर्स बनाए जाएंगे, वेंटिलेटर्स बनाए जाएंगे, यही सब का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखेंगे भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 पहल क्या है, मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए से केंद्र सरकार के द्वारा 17 जून 2021 को शुरू किया गया। आगे बात करें, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को इंदौर के पीथमपुरा में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह हाई स्पीड ट्रैक का प्रयोग ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए करेंगी। ठीक है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 11.3 किलोमीटर है। ठीक है, अंडाकार आकार में इसे बनाया गया है। इसी प्रकार से इसमें कुल मिला के 4 लेन बनाई गई हैं अंडाकार आकार में। क्लियर हो गया। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पर बनाया गया है, तो आपका उत्तर होगा इंदौर के पीथमपुरा में।
किसने इसका उद्घाटन किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने क्विज कराई थी टेलीग्राम में, ज़्यादातर लोगों ने नितिन गडकरी इसको टिक किया था। इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया था। लंबाई याद रखेंगे 11.3 किलोमीटर है। एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ये ट्रैक है। आगे बात करते हैं, डीप ओशन मिशन प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जून 2021 को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गहरा सागर मिशन डीप ओशन मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित इस मिशन के अंतर्गत गहरे सागर का सर्वेक्षण और खोज की जाएगी, जिसमें जैव विविधता और खनिजों के अध्ययन को मदद मिलेगी। इस मिशन पर 4077 करोड़ का खर्च अनुमानित है और यह 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इसको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगला सेशन आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई बरकरार रखिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, मस्त पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में।